Hello friends, my name is Rishabh Dixit and today I am going to discuss the very important topic of the 11th physics which is the oscillation. ऑसिलेशन हमारी फिजिक्स का 11th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक की वजह से हम वाइब्रेशन भी समझ पाते हैं, हम ऑसिलेशन भी समझ पाते हैं, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी समझ पाते हैं और हमारे एग्जाम्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व भी कर पाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? तो हमने जब आपको मोशन पढ़ाया था, आपने मेरा मोशन का पहला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने ये बताया था कि मोशन क्या होता है। जब कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है तो हम बोलते हैं कि वो मूव कर रही है। अगर वो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं कर रही तो वो रुकी हुई है। हमने मोशन और रेस्ट दोनों की रिलेटिव डेफिनेशन बताई थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में मैंने सबसे पहले बताया था रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है, जिसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, या ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है। रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, ये दोनों मोशन जो होते हैं ये दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं। इनमें मैंने अंतर बताया था कि जब कोई पॉइंट मास किसी स्ट्रेट लाइन में चलता है तो हम बोलते हैं कि वो रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कर रहा है। जब कोई सिस्टम ऑफ पॉइंट्स हमारा पॉइंट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो हम ये बोलते हैं कि वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। सिमिलरली हमने सर्कुलर मोशन और रोटेशन पढ़ा। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा कि जब कोई पॉइंट मास एक सर्कुलर पाथ पे चलता है, जैसे कि ये है, ये आपका सर्कुलर पाथ में इस तरह से चल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन अगर ये अपने किसी भी पॉइंट के अबाउट ऐसे करके घूमने लगे तो हम ये बोलेंगे कि ये रोटेशन कर रहा है। जब ये रोटेशन करता है तो इसके सिस्टम ऑफ पॉइंट्स, यानी कि हर एक पॉइंट एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ये इस तरह से चलता है। लेकिन जो सेंटर होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, इसको हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन के एग्जांपल्स, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट यूं करके रोटेट करती है। सर्कुलर मोशन के एग्जांपल, अर्थ हमारे सन के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पे चलती है, वो चलती भी है और रोटेट भी करती है। तो सर्कुलर पाथ पे ऐसे करके चलना, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन या रिवॉल्यूशन। और अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे करके घूमना जिससे कि उसका सेंटर ना घूम पाए, बाकी सारी चीजें ऐसे करके मूव करे, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। फिर उसके बाद हमने दो और तरह के मोशन पढ़े, एक ऑसिलेशन और एक वाइब्रेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? जब कोई चीज अपनी मीन पोजीशन के इधर और उधर दोनों तरफ मूव करती है तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। और इसकी डेफिनेशन होती है द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। इफ द बॉडी इज मूविंग to and fro motion, if the body is doing to and fro motion about its mean position, then the motion of the body is called the oscillation. Then what is the vibration? तो वाइब्रेशन हम किसको बोलेंगे? फास्ट ऑसिलेशंस आर नोन एज वाइब्रेशन। जब ऑसिलेशन बहुत तेज होने लगे तो हम बोलते हैं कि वो वाइब्रेशन। तो ये हमने अंतर पढ़े थे ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में। तो ऑसिलेशन क्या होता है? अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन करना ऑसिलेशन बोला जाता है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द ऑसिलेशन। ऑसिलेशन समझने से पहले हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो होती है पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक, जैसा कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में जब कोई चीज अपने मोशन को रिपीट करती है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे करके घूम रही है। अर्थ पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, फिर उसके बाद ये फिर अपने मोशन को रिपीट करती है, फिर 24 घंटे में इसका मोशन कंप्लीट होता है, फिर ये रिपीट करती है अपने मोशन को, फिर 24 घंटे में एक मोशन कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन हमको जगह जगह देखने को मिलते हैं। अगर कोई मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने मोशन को रिपीट करे तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक एक जनरल टर्म होता है, जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक वर्ड का इस्तेमाल हम मोशन के केस में ही करें। पीरियोडिक का इस्तेमाल हम ऐसे ही जनरल लाइफ में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज पहला दिन है, आज संडे है,
7 दिन के बाद जो 8वां दिन होगा वो फिर से संडे होगा, फिर 7 दिन के बाद 8वां दिन होगा वो फिर संडे होगा, फिर संडे होगा, फिर संडे होगा। ऐसे क्या हो रहा है, डेज की नंबर की काउंटिंग बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6, 31 डेज का अगर महीना है तो 31 तक काउंटिंग तो ऐसे ही बढ़ती रहेगी। लेकिन क्या हो रहा है, हर 7वें दिन के बाद 8वां दिन अपना रिपीट कर रहा है। मंडे अगर आज है तो 7 दिन के बाद 8वां दिन फिर से मंडे, लेकिन नंबर की काउंटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। 14 दिन हो चुके हैं, 2 बार मंडे आ चुका है। इस तरह से एक फिक्स टाइम के बाद दिन अपने आप को रिपीट करते हैं, इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक। ठीक है, डेज का ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं पीरियोडिक। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे मंथ होता है, आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर 12 महीने के बाद फिर से 13वां महीना फिर से वही आएगा। ऐसे ही मंथ 1 साल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, फिर 1 साल के बाद कोई भी मंथ अपने आप को रिपीट करता है। तो मंथ का ये मोशन क्या है, ये चीज क्या है, मंथ की ये फिनोमिनन पीरियोडिक बोला जाएगा। डेज का हर 7वें दिन के बाद 8वीं बार आना, फिर से रिपीट होना, पीरियोडिक बोला जाएगा। मंथ का 1 साल के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करना, पीरियोडिक बोला जाएगा। हर 24 घंटे के बाद सनराइज होता है, फिर हर 24 घंटे के बाद सनराइज होता है। तो सनराइज क्या हो रहा है, हर 24 घंटे के बाद में रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक है। हम ये देखते हैं कि घड़ी में सेकंड की जो सुई है वो ऐसे करके टिक टिक करके चलती है। 60 सेकंड के बाद वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है, यानी 1 मिनट के बाद एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है, फिर उसके बाद टिक टिक करके आगे चलती है। सिमिलरली जो मिनट की सुई है वो अपना एक पूरा चक्कर 60 मिनट में यानी 1 आवर में लगा लेती है। सिमिलरली जो आवर की सुई है वो 12 घंटे में अपना एक रोटेशन कर लेती है, फिर उसके बाद में वो अपना मोशन फिर से रिपीट करती है। ऐसे ही अगर हम देखें सिलाई की मशीन में जो सुई होती है वो बार बार ऊपर नीचे जाती है, एक बार नीचे जाके फिर से ऊपर आना, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब जब वो नीचे जाएगी तो वो अपने पहले वाले मोशन को रिपीट करेगी, फिर जब ऊपर आएगी तो अपने पहले वाले मोशन को रिपीट करेगी। तो एक फिक्स टाइम के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करती है। तो सिलाई की मशीन का ऊपर नीचे चलना इज द पीरियोडिक मोशन, घड़ी की सुई का घूमना इज द पीरियोडिक मोशन, इट इज ऑल्सो द सर्कुलर मोशन बट पीरियोडिक मोशन। एक फिक्स टाइम के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करेगी। अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना इज द पीरियोडिक मोशन। 1 साल के बाद अर्थ फिर वहीं पे आ जाती है रिवॉल्यूशन करके, सन के चारों चक्कर लगा के फिर अपनी पोजीशन पे 1 साल के बाद आ जाएगी। तो 1 साल के बाद अर्थ क्या कर रही है, अपने मोशन को रिपीट कर रही है, इट इज ऑल्सो द पीरियोडिक मोशन। तो हम हर जगह पे हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेंडुलम है, पेंडुलम में बॉब लटका हुआ है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में बॉब लटका हुआ है। इसको जब हम स्ट्रेच करके छोड़ते हैं ये अपनी मीन पोजीशन पे आता है, फिर उसके बाद मीन पोजीशन में नेट फोर्स इसका 0 हो चुका है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कैसे 0 हुआ, इसका मास नीचे की तरफ लगेगा तो वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, स्ट्रिंग पे टेंशन T आएगा, तो वर्टिकल पोजीशन पे टेंशन और मास mg, वेट mg दोनों बैलेंस हो गए, नेट फोर्स इज 0। लेकिन जब हम इसको ऐसे करके फेंकते हैं, ऐसे करके रिलीज करते हैं तो ये मीन पोजीशन पे आता है, तो इस पे वेलोसिटी होती है लेकिन नेट फोर्स नहीं होता। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी अगर उस पर नेट फोर्स नहीं है। तो ये मूव करता हुआ आया, मेन पोजीशन पे इस पे वेलोसिटी तो है लेकिन नेट फोर्स नहीं है, तो क्या करेगी, मूव करती रहेगी। क्यों मूव की, ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया की वजह से ये मूव करती है, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाता है, फिर ये एक ऐसा टाइम आता है कि रुक जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से फिर ये चलना शुरू होती है, मेन पोजीशन पे आती है, इस पर फिर से वेलोसिटी होती है, नेट फोर्स 0 होता है, तो चलती हुई चीज चलती रहेगी, वो रुकना नहीं चाहेगी, तो ये आगे निकल जाता है, फिर ये ऐसे मूव करके आता है, फिर आगे निकल जाता है। तो इस तरह से मूव करता है, मेन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो टू एंड फ्रो मोशन करना इज द ऑसिलेशन। तो पेंडुलम को मोशन जो होता है वो भी ऑसिलेशन होता है। फिर हम ये देखते हैं कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे मास को लटकाया, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अगर उसको हम नीचे खींच के स्ट्रेच करके छोड़ दें तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पे आता है, फिर क्रॉस कर जाता है ड्यू टू इनर्शिया, फिर नीचे आता है, उस पर वेलोसिटी होती है, मेन पोजीशन पे नेट फोर्स नहीं होता, तो फिर क्रॉस कर जाता है ड्यू टू इनर्शिया, ऐसे करके ये मूव करता रहता है, इसको बोलते हैं हम ऑसिलेशन। फिर हम ये देखते हैं कि पानी में हमने कोई लकड़ी का गुटका डाल दिया, वो क्या करता है, तैरता रहता है, रुक जाएगा तैरते तैरते। अगर हम उसको दबा के नीचे दबा के छोड़ दें तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, ऐसे करके ऑसिलेशन करने लगता है। एक यूट्यूब का मैनोमीटर टाइप की डिवाइस हमने ली, यूट्यूब लिया, उसमें हमने पानी भर दिया, हम देखते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके पानी दोनों कॉलम में, दोनों आर्म में रुक गया बराबर आके। अगर हम एक आर्म में प्रेशर बढ़ा के उस लेवल को डिस्टर्ब कर दें, वाई नीचे ले जाएं,
तो y डिस्टेंस दूसरा कॉलम ऊपर उठ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम ये प्रेशर हटा दें तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये वाला पानी नीचे आता है, ये वाला पानी ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशन होता है। मीन पोजीशन को दोनों क्रॉस करते हैं। तो इस तरह अगर हम ऑब्जर्व करें तो अपनी रियल लाइफ में हम कई जगह ऑसिलेशन को देखते हैं, पीरियोडिक मोशन को देखते हैं। पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन क्या होता है? हार्मोनिक मोशन का नाम पड़ा है हारमोनियम से। हारमोनियम डिवाइस होती है जो जिसमें 7 सुर हम निकाल सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सारे गामा पाधा नी, फिर सारे गामा पाधा नी। इस तरह से उसमें 7 सुर निकलते हैं और सारे गामा पाधा नी के बाद में फिर से सा रिपीट होता है, फिर से रा रिपीट होता है, सा रे गामा पाधा नी, हर एक चीज फिर से रिपीट होती है। लेकिन एक चीज बदल जाती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। दूसरी बार जब सा आता है तो पहली बार की फ्रीक्वेंसी की तुलना में उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो चुकी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 256 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि जब दोबारा रिपीट होता है तो उसकी डबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब एक फिक्स टाइम के बाद सारे गामा पाधा नी अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो हार्मोनियम है, हार्मोनिक चीज हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो मोशन एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। तो आज हम ऑसिलेशन में सिर्फ उस टाइप के मोशन का डिस्कशन करेंगे जो कि एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। इस ऑसिलेशन को समझने के लिए हमको सर्कुलर मोशन समझना बहुत जरूरी है। सर्कुलर मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पीरियोडिक मोशन। तो आज हम सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन दोनों को इंटर रिलेट करके स्टडी करने वाले हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं और उस डायग्राम से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है और यहां पे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है P, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आप कैपिटल A मान सकते हैं, ये इसकी रेडियस के बराबर होगी। टाइम बदलने के साथ साथ क्या होगा, ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे लगातार चलता रहेगा, फिर उसके बाद एक फिक्स टाइम के बाद ये अपनी पोजीशन पे आ जाता है और फिर उसके बाद ऐसे करके सर्कुलर मोशन करने लगता है, फिर एक फिक्स टाइम के बाद यहाँ पे आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर उसके बाद इसको क्रॉस करके सर्कुलर मोशन करने लगता है। तो हमने ये माना कि पॉइंट P एक टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट P की दूसरी पोजीशन है, यहाँ पे टाइम बराबर 0 सेकेंड मान लेते हैं और इधर मान लेते हैं कि टाइम हो चुका है T सेकेंड। अब देखिए, ये जो पार्टिकल है, ये जो हमारी डायामीटर हमने यहाँ पे बना रखा है, इस डायामीटर पे अगर हम इस पार्टिकल के फुट को प्रोजेक्ट करें, ये हमारा पार्टिकल है, इसका फुट हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, इसको हम नाम दे दें Q। फिर उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि जो P है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब हम ये देखना चाहते हैं कि P का जो फुट है Q वो क्या करता है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि अगले इंस्टेंट में कुछ समय के बाद P यहाँ पे पहुंच जाएगा, लेकिन Q कहाँ जाएगा, इसके फुट को हमने ड्रॉ किया डायमीटर पे और हमने देखा कि जो Q है वो ऊपर आ गया है, P ऐसे करके इधर जा रहा है और Q जो है वो अपनी पोजीशन से ऊपर जा रहा है। फिर एक टाइम के बाद जब P यहाँ पे आ जाएगा तो Q यहाँ पे आ जाएगा, फिर P जब इस पोजीशन को क्रॉस करके मान लो कि यहाँ पे आ चुका है P, Q कहाँ चला गया, इधर। अब Q क्या कर रहा है, ऊपर के बाद नीचे आना शुरू कर रहा है, फिर P यहाँ पे आ चुका है, Q और नीचे आ गया यहाँ पे, फिर P यहाँ पे आया और Q यहाँ पे आ चुका है, फिर P इस पोजीशन पे आया और Q यहाँ पे आ चुका है, फिर P यहाँ पे आ गया और Q यहाँ पे आ गया, फिर P इस पोजीशन को जैसे ही क्रॉस करके इधर आएगा Q रिटर्न होने लगेगा, Q नीचे से आके रिटर्न होने लगा, फिर P यहाँ पे आया और Q इस पोजीशन पे आ गया, फिर P अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया और Q अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो अब देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इससे आप समझ सकते हैं कि P क्या कर रहा है और Q क्या कर रहा है।
P ऐसे करके एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, P क्या कर रहा है, P एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब हमको देखना है कि ये जो P का फुट है Q, ये क्या कर रहा है। तो देखिए P जब यहाँ था Q ऊपर गया, फिर P यहाँ था Q और ऊपर गया, फिर P यहाँ था Q और ऊपर गया, फिर P इधर जैसे ही आता है अब Q नीचे की ओर आना शुरू कर रहा है। P इधर आया, Q नीचे के आना शुरू किया, P इधर आया, Q अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, फिर P इधर आया, मीन पोजीशन के और नीचे आया Q, फिर P इधर आया, फिर और नीचे Q आया, फिर P इधर जैसे ही आया Q अब ऊपर जाना शुरू करेगा, फिर P इधर Q ऊपर जाना शुरू करेगा, फिर P इधर और Q अपनी मेन पोजीशन पे आ गया। तो Q क्या कर रहा है, इस डायामीटर वाली लाइन पे ऊपर नीचे मूव कर रहा है, अपनी मेन पोजीशन के ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, P का मोशन कैसा है, तो P का मोशन सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। तो Q का मोशन कैसा है, ऑसिलेशन। तो ये फर्क होता है सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन में। और एक फर्क मैं आप लोगों को बताता हूं। सपोज दैट कोई पार्टिकल P है जो कि इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ऐसे करके सर्कुलर मोशन करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये P क्या करेगा, ऐसे डायरेक्शन में आके इधर की तरफ क्रॉस करेगा। तो P इस पोजीशन से कैसे क्रॉस करता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। फिर उसके बाद P ऐसे करके सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर P इधर आएगा और इस डायरेक्शन में ही क्रॉस करेगा। तो अगर यहाँ पे हम खड़े हो जाएं तो हम क्या देखते हैं कि एक फिक्स टाइम के बाद P हमेशा ऐसे क्रॉस करता है, P कभी भी राइट डायरेक्शन में क्रॉस नहीं करता। ये डिफरेंस होता है सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन में। अब देखिए अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि Q इस मेन पोजीशन के ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे इंस्टेंट पे ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आता है इसी पॉइंट के नीचे चला जाता है, फिर हम देखते हैं इसी पॉइंट के ऊपर चला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ऑसिलेशन में कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन के एक बार इधर जाता है, एक बार इधर आता है, फिर एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर आता है। तो मीन पोजीशन के दोनों तरफ मोशन अगर हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑसिलेशन हो रहा है। अगर मीन पोजीशन के हमेशा एक ही तरफ मोशन हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि वो ऑसिलेशन नहीं है, दैट इज द सर्कुलर मोशन। और मजेदार बात यह है कि दोनों पेरियोडिक मोशन है। एक फिक्स टाइम के बाद ये इस पोजीशन को क्रॉस कर रहा है तो ये भी पेरियोडिक है। एक फिक्स टाइम के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करता है, फिर से रिपीट करता है, फिर से रिपीट करता है। तो एक फिक्स टाइम के बाद ये भी रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है, तो दोनों क्या है, दोनों पेरियोडिक हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑसिलेशन इज नथिंग बट इट इज द पार्ट ऑफ पेरियोडिक मोशन। तो पेरियोडिक मोशन का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो उसका एक टाइप आता है ऑसिलेशन। ठीक है, इतनी चीज हमको क्लियर हुई। तो हमने ये देखा कि पेरियोडिक मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमको अपनी फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन दिखेगी, मोशन की एक इक्वेशन दिखेगी, हम उस इक्वेशन को देख के ये कैसे बता सकते हैं कि ये पेरियोडिक है कि नहीं है, इसमें ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं ऑसिलेशन हो रहा है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में इक्वेशन को देख के कैसे पहचानना है। तो हम मैथमेटिक्स में इक्वेशन को देख के बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ये टर्म्स पढ़े होंगे। साइन थीटा की वैल्यू एंगल के साथ में कैसे चेंज होती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल, एंगल थीटा, और यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा। एंगल थीटा कैसे चेंज होता है, पहले होता है 0, फिर होता है 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630,
720, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये हमने लिखा डिग्री में। अगर हमको एंगल, यहां पे हमने लिखा डिग्री में, अगर हमको लिखना है एंगल रेडियन में, तो रेडियन में हम कैसे लिखेंगे? 0 को लिखते हैं हम 0, 90 को लिखते हैं π/2, इसको लिखते हैं हम पाई, इसको लिखते हैं हम 3π/2, फिर उसके बाद 2π, फिर उसके बाद इसमें हम π/2 और जोड़ देंगे तो 5/2π, फिर उसके बाद 3π, फिर उसके बाद 7/2π, फिर 4π। तो इस तरह से हमने एंगल डिग्री में रख लिए और रेडियन में रख लिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एंगल के हिसाब से जो साइन थीटा होता है, मैथमेटिक्स में जो हमारा साइन थीटा होता है वो किस तरह से चेंज करता है। तो इसको हम बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0, 1 0 -1 0। तो साइन पाई 0, 2π 0, 3π 0, 4π 0। अब देखिए साइन की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है एंगल के साथ, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1। ये क्या कर रही है? एक फिक्स टाइम के बाद में ये अपने आप को रिपीट कर रही है। देखिए 0 1 0 -1, इसके बाद में ये जो 0 आया ये इस वाले 0 का रिपीटेशन है, फिर ये 1 आया, ये 1 आया, फिर उसके बाद ये 0 आया, ये 0 आया, ये -1 आया, ये -1 आया। तो इस फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में ये साइन की वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है। 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1। तो एक फिक्स टाइम के बाद में ये फिक्स टाइम कितना है? 0π/2 π 3π/2, इतने तक ये चेंज होती है। फिर उसके बाद जैसे ही 2π आता है ये अपने आप को रिपीट करने लगती है। तो हमने ये देखा कि मैथमेटिक्स में साइन थीटा क्या होता है, एक फिक्स एंगल के बाद में अपने आप को रिपीट करने लगता है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो साइन है ये क्या है, इसका नेचर भी हार्मोनिक है। साइन का नेचर हमको हार्मोनिक मिला। कॉस थीटा, क्या ये हार्मोनिक फंक्शन है? अगर हमारे मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन दी है उसमें कॉस थीटा लिखा है तो क्या वो हार्मोनिक होगा? आंसर इज यस, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हम लगाएंगे और हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो साइन के साथ मिलता है। तो ये भी अपने आप को रिपीट करता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि tan हम नहीं ले सकते। अगर हमारे मैथमेटिक्स की इक्वेशन में tan थीटा है तो वो आपका हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। क्यों? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 90 डिग्री लीजिए, साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि tan थीटा में जैसे ही हम एंगल बढ़ाते हैं ये इन्फिनाइट पे चला जाता है, ये अपने आप को रिपीट नहीं करता। तो tan थीटा इज नॉट द हार्मोनिक फंक्शन। तो अगर हमारे मैथमेटिक्स में हमको साइन थीटा या कॉस थीटा मिलता है तो वो हार्मोनिक मोशन होता है और उसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज से हम उन इक्वेशंस को, मैथमेटिकल इक्वेशन को जिनमें साइन थीटा है या जिनमें कॉस थीटा है, उनको हम हार्मोनिक समझ के उनको सॉल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, उनकी कंडीशंस निकालेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने सर्कुलर मोशन में ये देखा कि पॉइंट P सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था, पॉइंट Q आपका ऑसिलेट कर रहा था। तो हमको, हमारा जो चैप्टर है वो है ऑसिलेशन। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट Q का मोशन है उस मोशन की क्या इक्वेशन निकलती है। तो चलिए ये देखते हैं। यहां पे पॉइंट P था, टाइम बराबर 0 सेकेंड पे, फिर टाइम बराबर t सेकेंड पे हमारा पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो Q कहां पहुंच चुका है? Q आपका यहां पे पहुंच चुका है।
यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने रेडियस माना और उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। अगर मैं इस लाइन को ऐसे करके मिला दूं और मैं ये देख रहा हूं कि टाइम टी पे पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया और स्मॉल एंगल बना थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको थीटा मिल रहा है और पार्टिकल हमारा यहाँ पे पहुंच चुका है। पॉइंट क्यू क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन से इधर आ गया। टाइम के रिस्पेक्ट में पॉइंट क्यू अपनी पोजीशन से ऊपर जाता है, यानी कि क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। पॉइंट क्यू कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, आंसर इज एम्पलीट्यूड या रेडियस के बराबर। जब पॉइंट पी यहाँ पे पहुंच चुका होगा तो पॉइंट क्यू यहाँ पे पहुंच चुका होगा, फिर पॉइंट पी इधर आएगा और क्यू नीचे जाना शुरू करेगा। तो जो क्यू पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है ऊपर की तरफ और मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है नीचे की तरफ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पॉइंट Q अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही ऑसिलेशन है। तो उस ऑसिलेशन की क्या इक्वेशन होगी, तो हमने ये माना किसी टाइम t पर पार्टिकल हमारा इस पोजीशन पे है और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ y। अब इस y की इक्वेशन हमको निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। अगर ये पोजीशन y है तो ये पोजीशन भी y होगी। अब देखिए हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम ये जानते हैं यहां से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस अगर हमने a मानी है तो यहां से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस भी a होगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि y अपॉन a। ठीक, तो यहां से y किसके बराबर आया, a साइन थीटा। तो हमको यहां से अभी ये इक्वेशन मिली। एक बहुत ही छोटी चीज समझ लेते हैं जो कि यहां पे काम आने वाली है। पार्टिकल P यहां पहुंच चुका है, हमने ये माना कि ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया जिसको हम मीटर में नापने वाले हैं, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का नाम दे सकते हैं, ये स्मॉल x था। t टाइम पे पार्टिकल यहां गया, इतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, रेडियस हमारी इतनी है। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में एक फार्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, आंसर इज थीटा। आर्क कितनी बनी, आंसर इज स्मॉल x। रेडियस कितनी है, हमने कैपिटल A ले रखी है। तो यहां से हमें यह दिख रहा है x इज इक्वल टू a थीटा, ये हमको यहां से दिखा। ठीक है, अब उसके बाद हमें यह पता चल रहा है कि टाइम t के साथ x चेंज हो रहा है और टाइम t के साथ थीटा भी चेंज हो रहा है। पार्टिकल टाइम t के साथ यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा तो x क्या होगा, बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। पार्टिकल अभी यहां है, फिर यहां चला जाएगा तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो टाइम के साथ x भी चेंज होता है, एंगल भी चेंज होता है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू, टाइम के साथ आपकी रेडियस चेंज नहीं होती। अगर पार्टिकल यहां से यहां गया तब भी रेडियस a है, पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तब भी रेडियस a है। तो रेडियस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट है। एंगल हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। x को हमने क्या माना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू a। ये क्या चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, आंसर इज यस, यू कैन जज इट। तो ये क्या चीज लिखी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है, इसको हम लिखेंगे ए ओमेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला आया, x इज इक्वल टू ए थीटा, एक फार्मूला आया v इज इक्वल टू ए ओमेगा। क्या वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकती है, तो आंसर इज यस, चेंज हो सकती है, dv बाई dt। लेकिन रेडियस
नहीं चेंज होगी, डी ओमेगा बाई डी टी। ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू ए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां से हमको 3 काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले मिले और ये हमारे ऑसिलेशन चैप्टर में जगह जगह पे यूज होंगे। बस हमको ये याद रखना है कि ये ए क्या चीज है, ये रेडियस है, इसकी जगह में हम आर लिख सकते हैं। तो V बराबर आर ओमेगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये जो A है इसकी जगह में अगर हम R लिख दें तो आर ओमेगा फार्मूला बनेगा, V बराबर आर ओमेगा। ये फार्मूला जगह जगह इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम या चेंज इन एंगल अपॉन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो हम एंगल को क्या बोल सकते हैं, अगर हम थीटा को यहीं रखें, टाइम का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे साइन की जगह में थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख देंगे ए साइन ओमेगा टी। ये जो हमने इक्वेशन निकाली y की, ये y क्या चीज थी, पॉइंट पार्टिकल p के फुट का जो पॉइंट था q, उसका डिस्प्लेसमेंट था। उसका डिस्प्लेसमेंट हम देखते थे कि मीन पोजीशन के इधर उधर जाता है, इसको हमने नाम दिया ऑसिलेशन का। क्या ये हार्मोनिक है या नहीं है, क्या मैथमेटिक्स कोई सपोर्ट करती है इस इक्वेशन के लिए, तो आंसर इज यस। इसमें क्या आता है, साइन। और अभी अभी हमने टेबल बना के देखा था कि साइन क्या करता है, एंगल के साथ अपने आप को रिपीट करता है, 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1। तो ये आपका हार्मोनिक फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज हार्मोनिक, ये खुद हार्मोनिक है। तो ये पूरी इक्वेशन को हार्मोनिक बना देगा। इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद या फिक्स एंगल के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगी। और ये पूरी इक्वेशन है क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल क्यू का जो मोशन है ये आपका ऑसिलेशन है। अब ठीक है, यहां से हमको ये पता चल गया कि y की इक्वेशन a sin ओमेगा t है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसको चेंज कर देते हैं, dy बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, रेडियस अपने आप को चेंज नहीं करती, साइन ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा। तो यहां पे हमने लिखा कॉस ओमेगा टी, लेकिन डिफरेंशिएशन हमने टी के रिस्पेक्ट में किया था, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में नहीं किया था, इसलिए ओमेगा टी का दोबारा हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो वहां से हमको मिलेगा ओमेगा। इस ओमेगा को ए के साथ अगर रखें और dv बाई डी टी को, dy बाई डी टी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, और इस ओमेगा को इसके साथ रख सकते हैं तो वेलोसिटी आई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा हार्मोनिक था, क्या वेलोसिटी भी हार्मोनिक है, तो आंसर इज यस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस आपको दिख रहा है, और मैंने बताया था कॉस और साइन में कोई फर्क नहीं होता, बस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आप लगाएंगे, जो फंक्शन हमारा साइन करता है वही कॉस करेगा, तो ये भी हार्मोनिक है, हार्मोनिक। तो ये भी हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, ये भी हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। अब हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू, ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से ओमेगा आएगा। dv बाई डी टी को हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो लीनियर एक्सेलरेशन माइनस को हम पहले लिख देंगे ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी को हम अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन को हम फर्दर लिखेंगे माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर
अंडर रूट के अंदर जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, अब उसके बाद ए को अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, अंदर एंट्री कराएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आएगा, ए अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आ गया। अब उसके बाद हम इसको यहां पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, यहां पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी के होल स्क्वायर। और ए साइन ओमेगा टी क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी वाई होती है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। ये जो हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला निकाला, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है। यहाँ पे जो हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला ये निकाला था माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये टाइम के टर्म में था। तो एक्सेलरेशन के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक टाइम के रिलेशन में और एक आपका डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में। तो टाइम के रिलेशन में आया माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये टाइम के रिलेशन में आया। ठीक, तो एक्सेलरेशन के हमारे पास दो फार्मूले आए। वेलोसिटी का जो फार्मूला है हमारे पास, एक फार्मूला हमारे पास है आपका टाइम के रिस्पेक्ट में। अब तो ठीक है, अब इस फार्मूले को हमको बनाना पड़ेगा। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जब हमने इसको v को डिफ्रेंशिएट किया तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी था। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा ऐसे ही लिखा रहेगा, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आएगा। जब मैंने इस चीज़ को नीचे लिखा तो माइनस को पहले लिखा, ए ओमेगा यहाँ पे लिखा, ओमेगा का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे मुझे साइन ओमेगा टी लिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक कॉस ओमेगा टी लिखा। तो इस चीज़ को हम करेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर माइनस पहले आ गया, ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर हो गया, ए पहले लिखा हुआ था, यहां पे लिखा है साइन ओमेगा टी। अब देखिए, जो y होता है डिस्प्लेसमेंट वो होता है a साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे a साइन ओमेगा टी, इसकी जगह में हम y लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास जो फार्मूला आया वो आया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो एक फार्मूला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है और एक फार्मूला हमारे पास टाइम के टर्म में है। ये दो फार्मूले हमारे पास एक्सेलरेशन के हो गए। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो देखिए, वेलोसिटी का हमारे पास जो फार्मूला अभी आया हुआ है वो है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओमेगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं ए ओमेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अब ए का हम अंदर एंट्री कराएंगे तो ये होगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ए साइन ओमेगा टी की होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर होता है? वाई के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? वेलोसिटी का। किसके टर्म में? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। वेलोसिटी का टाइम के टर्म में क्या फार्मूला था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले आए हैं वेलोसिटी के, और यहां पे जो फार्मूला आया वो आया एक्सेलरेशन का। तो देखिए,
हमने आज क्या पढ़ा, हमने ऑसिलेशन पढ़ा, हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा, हार्मोनिक मोशन पढ़ा, हमने इनमें डिफरेंस जाने, हमने इनके एग्जांपल्स देखे कि अर्थ रोटेट करती है, सिलाई की मशीन की सुई ऊपर नीचे करती है, वो भी ऑसिलेशन है। फिर उसके बाद हमने ऑसिलेशन की इक्वेशन निकाली और उसमें देखा कि साइन आता है और साइन हमारा हार्मोनिक होता है, इसलिए भी हार्मोनिक मोशन है। फिर उसके बाद हमने वेलोसिटी का फार्मूला निकाला टाइम के रिस्पेक्ट में और वेलोसिटी का फार्मूला निकाला डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। फिर हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला निकाला टाइम के रिस्पेक्ट में और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। अब मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इनके ग्राफ या कर्व कैसे ड्रॉ होते हैं, कैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।